वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। मैं सेल्फ बीएल पाटीदार। आज की हमारी क्लास इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर निमी क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल 5। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस निमी क्वेश्चन बैंक्स में हैं उन सभी को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस टाइप से निमी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। ये चित्र दिया हुआ है आपको और इसमें आपसे परिपथ की कुल संधारिता की वैल्यू पूछी है। टोटल संधारिता का मान कितना होगा। 30 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनका जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 6 माइक्रोफेरेड। इसको हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका कि 6 माइक्रोफेरेड कैसे आया है। तो कैपेसिटेंस के केस में यदि सीरीज में कोई चीज लगे हुए हैं कैपेसिटेंस, तो उनको कैलकुलेट हम लोग 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सो ऑन। अगर 4 लगे हुए तो +1/c4 इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला कैपेसिटर 30 माइक्रोफेरेड का तो 1/30, फिर 1/10, फिर 1/30। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 30 और ऊपर कैलकुलेट करने पे आएगा 5, तो 1/c की वैल्यू आएगी आपकी 5/30। तो सी की वैल्यू यहाँ से अगर निकालना है तो इसको इन्वर्स कर देंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 30/5 और कैलकुलेट करने पे आएगा सी की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड। तो ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस में जो श्रेणी क्रम में कोई चीज लगी होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का अपोज होती है, यानी कि उल्टा होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। यही चीज अगर रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस के लिए दी होती तो हम सीधे उनको ऐड कर देते, जोड़ देते, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 या L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। बट कैपेसिटेंस उनका जस्ट अपोजिट होता है, ये चीज आप याद रखना हमेशा। कई बार इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करके आ जाते हैं और इसका राइट आंसर लगा के आ जाएंगे 70 माइक्रोफेरेड, क्योंकि इनको जोड़ देंगे सीधे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है 70 माइक्रोफेरेड। ध्यान रखना आपको इस टाइप से ही कैलकुलेट करना है और इसका जो राइट आंसर है वो है 6 माइक्रोफेरेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारिता की इकाई क्या है। तो संधारिता की इकाई आपकी फेरेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं निमी में और पूछे गए हैं सीबीटी एग्जाम में, एनसीबीटी की। तो आप साथ में बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आपके सारे के सारे डाउट मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर से रिलेटेड आज क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। यदि आपको इसको आपका फार्मूला पता है आपको, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने पे इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.014 फेरेड। मैं इसको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। Q इक्वल्स टू होता है CV, जहां पर Q आवेश है, C कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, कैपेसिटेंस का मात्रक फेरेड होता है और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से हमें संधारित्र का या धारिता का मान पूछा है, तो संधारित्र की धारिता का मान निकालने के लिए हम C को जब कैलकुलेट करेंगे, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V। तो Q यानी कि आवेश, तो Q को रखे, Q की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर आपको 0.5 कूलम। तो ये आप पे 0.5 यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि आवेश लिखा हुआ है तो सीधे 0.5 कूलम ये आवेश हो गया आपका। और वोल्टेज कितना लिखा हुआ है 35 वोल्ट, तो 35 उसके डिवाइड में आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.014 और इसका मात्रक होता है फेरेड। तो राइट आंसर है अपना 0.014 फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो संधारिता का जो मान होता है वो होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन में D। तो संधारिता के मान को प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर हम लोग कम कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। C इक्वल्स टू होता है कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन में D, जहां पर C
कैपेसिटेंस इन फेरेड में, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक मेटल हमने उसमें रखा है दोनों प्लेटों के बीच में उसकी परमिटिविटी है, ए यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट, और डी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इन मीटर। जो प्लेट हमने दो प्लेट रखी है जिसको हम जिसमें चार्ज स्टोर होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो कैपेसिटेंस और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती में अगर ये डी की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सी की वैल्यू कम कैसे कर सकते हैं, तो सी की वैल्यू को कम करने के लिए हमें डी को बढ़ाना होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट को हमको बढ़ाना होगा। दोनों के बीच की प्लेट की दूरी को अगर हम बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का मान कम हो जाएगा। तो प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर हम लोग संधारिता के मान को कम कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकी पदार्थ कौन सा है, वायु, इस्पात, जल या प्लेटिनम। तो जल यहाँ पर आपका पराचुंबकी पदार्थ है। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, तो पोलरिटी को हमेशा करंट इफेक्ट करता है। करंट को अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसकी पोलरिटी भी चेंज हो जाती है, यानी कि जो पहले एन ध्रुव था वो एस ध्रुव हो जाता है। उसका रीजन है करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन पर ही आपकी चुंबक की ध्रुवता निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा की दिशा। यदि धारा की दिशा को हम परिवर्तित कर देंगे तो यहाँ पर विद्युत चुंबक की ध्रुवता भी परिवर्तित हो जाती है। चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ की इकाई क्या है, एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, एम्पियर टन्स, और इसमें भी एम्पियर टन्स मीटर कर लेना। इसको दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ये एम्पियर टन्स था, यहाँ पर ध्यान रखना आप, एम्पियर टन्स और एम्पियर टन्स स्क्वायर है यहाँ पर। ऑप्शन थोड़ा सा लिखने में उसमें करेक्शन कर लेना आप। तो एमएमएफ का जो मात्रक होता है एम्पियर टन्स, एम्पियर प्रति टन्स, सही है, वो एम्पियर टन्स है और एम्पियर प्रति टन्स है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टन्स। अब देखिए एमएमएफ बराबर होता है करंट इंटू टर्न। तो करंट का मात्रक क्या होगा यहाँ पर आपका एम्पियर और टर्न का टन्स। तो एमएमएफ का मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर टन्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि तीन प्रेरक तत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरक तत्व क्या होगा। तो यदि तीन प्रेरक तत्व, चार प्रेरक तत्व, कितने भी इंडक्टेंस अगर सर्किट में लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसका मान सीधे उनको ऐड करना रहता है। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी LT, यानी कि टोटल इंडक्टेंस इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन। अगर चार दिए होते तो प्लस L4 हो जाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, LT इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। क्वेश्चन नंबर 9, परमियंस की इकाई क्या है। परमियंस की इकाई वेबर प्रति मीटर है, ये आप लोग याद रखना। परमियंस की इकाई वेबर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनालिका यानी कि सोलेनाइड कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो सोलेनाइड में जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करते हैं कि कौन सा एन ध्रुव है कौन सा एस ध्रुव है, उसके लिए हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अब बता देता हूँ इसके बारे में भी। तो देखिए ये सोलेनाइड है और ये दाहिने हाथ की हथेली है, यानी कि आपके जो राइट हैंड है उसके हाथ की हथेली है। अब दिशा ज्ञात करने के लिए उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ा जाता है। जब भी हमें दिशा ज्ञात करना है तो उंगलियों को जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में उंगलियों को मोड़ा जाता है। उसके बाद जो अंगूठा होता है आपका वो नॉर्थ पोल को, यानी कि उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर अंगूठे की तरफ आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और इस तरफ आपका
बाकी वो दूसरा जो पोल बचा है वो कौन सा हो जाएगा आपका साउथ पोल। तो इस तरीके से हम लोग दाहिने हाथ की हथेली के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सोलेनॉइड में पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इससे पहले भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए थे। और जब भी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो उन्हें सीधे जोड़ना नहीं रहता है। उन्हें कैलकुलेट करने के लिए 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 सो ऑन, जितने भी हैं ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं बिना कैलकुलेट करे भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शन से भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो टोटल देखिए आप 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जो सबसे कम कैपेसिटर होगा उससे भी कम वैल्यू आएगी सीरीज में। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड की। तो 10 माइक्रोफेरेड से भी कम वैल्यू इनके सीरीज कॉम्बिनेशन की, पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी। यानी कि इन तीनों का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी जो सबसे कम कैपेसिटेंस है सर्किट में उससे भी कम। तो 10 माइक्रोफेरेड से भी कम क्या है, सबसे कम वैल्यू किसकी है 10 माइक्रोफेरेड। तो 10 माइक्रोफेरेड से कम यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन नंबर ए है 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रोफेरेड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे हम लोग। 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ पर हम लोग 1/10 1/10 1/20 इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 20, ऊपर आएगा आपका 5। 1/c की वैल्यू आई है 5/20, तो c की वैल्यू आएगी 20/5, तो c आ जाएगा आपका 4 माइक्रोफेरेड। तो ये 4 माइक्रोफेरेड आपका राइट आंसर है। लेकिन आप ध्यान देना कि आप ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी एग्जाम में बैठे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, तो इस टाइप से आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कैलकुलेट करने में। आपको ये देखना है कि यदि ऑप्शन इस टाइप से दिए हुए हैं और सबसे कम वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है तो 10 से भी कम उसका आंसर होगा। तो 10 से भी कम ये 4 माइक्रोफेरेड उसका आंसर होगा। हाँ, यदि 10 से कम दो वैल्यू दी होती ऑप्शन में 4 माइक्रोफेरेड या 6 माइक्रोफेरेड तो फिर हम कैलकुलेट करते। लेकिन यहाँ पर एक ही वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड से कम 4 माइक्रोफेरेड, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। तो सीरीज में जब भी हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो वोल्ट उसकी जो वोल्टेज रेटिंग दी हुई है वो उससे कम होना चाहिए। जब भी हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर तांबा जो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है। कुछ उदाहरण भी दिए हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये होता है कोरेसिविटी, और ये बीएच कर्व है फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी दोनों के बीच में बीएच कर्व बनाया जाता है। चुंबक की विशेषता को बताने के लिए बीएच कर्व ड्रॉ किया जाता है। तो उसमें जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है कोएर्सिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। यदि विद्युत परिपथ में चालकता है तो चुंबकीय सर्किट में वो चीज क्या है, रिलेक्टिविटी, परमियंस, रिलेक्टेंस या परमिएबिलिटी। तो चालकता विद्युत परिपथ में है तो चुंबकीय परिपथ में वो परमियंस कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परमियंस। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मैग्नेटिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है।
तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में वो फ्लक्स होता है। यहाँ पर कंडक्टेंस यानी कि चालकता है तो उस मैग्नेटिक सर्किट में वो परमियंस होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में वो रिलक्टेंस होता है। वहाँ कंडक्टिविटी होती है तो यहाँ पर परमेबिलिटी होती है। वहाँ करंट डेंसिटी होती है तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी होती है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ ईएमएफ होता है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिक सर्किट में वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? रिलेक्टेंस होता है एमएमएफ अपॉन में फ्लक्स। तो एमएमएफ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न्स अपॉन में फ्लक्स यानी कि वेबर। तो ऑप्शन नंबर सी एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलेक्टेंस की इकाई हो जाएगी आपकी एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। अब देखिए रिलेक्टेंस बराबर एमएमएफ अपॉन में फ्लक्स। एमएमएफ का मात्रक अभी बताया मैंने, एम्पियर टर्न्स, फ्लक्स का मात्रक वेबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? तो C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। आप कैसे भी याद रखो, मैं हमेशा Q इक्वल्स टू CV याद रखता हूँ, उससे ही सारे फार्मूले डिराइव हो जाते हैं मेरे। Q इक्वल्स टू CV, तो C निकालना है तो Q अपॉन में V, और V निकालना है तो Q अपॉन में C। कोई भी एक चीज आप याद रखिए। तो यहाँ पर C इक्वल्स टू Q अपॉन में V, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये Q इक्वल्स टू CV ये मैंने याद रखा हुआ है इसको। तो यहाँ पर C का मान पूछा है संधारिता का, तो C बराबर हो जाएगा Q बटा V। Q बटा V यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अगर कोई विद्युत चुंबक है तो उसकी अगर क्षमता बढ़ाना है, इंटेंसिटी बढ़ाना है, तीव्रता बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें उसकी क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसके खींचने की ताकत भी बढ़ जाएगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी बढ़ेगी वैसे ही उसके किसी भी पदार्थ को खींचने की ताकत भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ये किसको परिभाषित करता है? तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था बीएच कर्व को। बीएच कर्व फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकीय बल के बीच में खींचा गया वक्र है। तो उसमें चुंबकीय बल फ्लक्स यानी कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे ही रहता है। तो ये हमें हिस्टेरेसिस के द्वारा पता चलता है। तो हिस्टेरेसिस वक्र इन दोनों के बीच में ही खींचा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका हिस्टेरेसिस। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई मैग्नेटिक कोई लोहे की वस्तु रखी गई है तो उसके आसपास की जो भी वस्तुएं लोहे की है उसमें भंवर धारा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भंवर धारा यानी कि एडी करंट। एडी करंट या भंवर धारा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वायु संधारित्र का उपयोग हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये चीज़ भी याद भी रखना हमेशा कि वायु संधारित्र यानी कि एयर कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग रेडियो रिसीवर में करते हैं। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? यदि कैपेसिटर को हम लोग उल्टा जोड़ देते हैं, इसका प्रैक्टिकली भी मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो उस केस में कैपेसिटर थोड़ी देर तो गर्म होगा, उसके बाद वो विस्फोट करेगा, फट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस भारत स्किल या निमी क्वेश्चन बैंक के एज इट इज क्वेश्चन हमने लिए हैं और यही क्वेश्चंस सीबीटी एग्जाम में, एनसीवीटी की एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सभी को मैंने वन बाय वन
बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पराचुंबकी पदार्थ कौन सा है? लकड़ी, निकेल, प्लेटिनम या मैग्नीज? तो यहाँ पर लकड़ी जो है वो आपका पराचुंबकी पदार्थ हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? वैसे तो फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब चारों ऑप्शन में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, तो एक और यूनिट होती है उसकी टेस्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका टेस्ला। फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या हो जाएगी? टेस्ला। पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरिसिस लूप के आकार क्या दर्शाता है? यानी कि हिस्टेरिसिस लूप हमें क्या दर्शाता है? पदार्थ का रिलेक्टेंस, पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता या चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। तो बीएच कर्व में पदार्थ की चुंबकीय विशेषता दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो आवृत्ति, आवृत्ति के कारण भंवर एडी करंट का मान चेंज होता है, एडी करंट लॉस का मान चेंज होता रहता है। यानी कि भंवर धारा जो है वो सीधे सीधे आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? परमेबिलिटी के चेंज होने का कारण फ्लक्स डेंसिटी है। फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी तो परमेबिलिटी भी आपकी चेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, फ्लक्स घनत्व। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो उस अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का संधारित्र प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, अगर वो ओपन है, ओपन सर्किट है, तो वो कार्य नहीं करेगा। सीधी सी बात है, ओपन सर्किट में कोई चीज काम करती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कार्य नहीं करेगा। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं। आप सीधे देखिए कि ये खुला परिपथ है और खुला परिपथ दोष है, यानी कि किसी भी सर्किट में कोई भी कंपोनेंट अगर ओपन है, जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने इजी क्वेश्चन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल, धारिता का मान होता है C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D। तो D यहाँ पर जो है वो है दो प्लेटों के बीच की दूरी। तो यदि प्लेटों की दूरी को हम कम करेंगे तो C का मान बढ़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा अभी, देखिए। C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D। तो D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इन मीटर। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एक क्वेश्चन में। फिर देखिए यहाँ पर, तो यदि डी का मान हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, दूरी को कम कर रहे हैं। तो डी का मान कम हो रहा है, तो सी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? दिशा विशेषता, प्रेरण विशेषता, संतृप्त विशेषता या ध्रुव मौजूद विशेषता? तो यहाँ पर ये, जब भी किसी एक चुंबक को हम लोग ऐसे फ्रीली धागे से लटकाते हैं, बिल्कुल मुक्त अवस्था में, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। तो वो हमेशा दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में रुकने का कारण ये है कि वो उसकी डायरेक्शन दिखाती है, उसके ध्रुव के कारण वो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। तो ये उसकी क्या दिशा, डायरेक्शन, दिशा विशेषता उसको हम लोग कहेंगे, डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वायु, इस्पात, कांच या जल? तो वायु भी यहाँ पर आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनके तीन तीन चार चार एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, याद रख लेना। उनसे क्वेश्चंस आते हैं
एनसीईटी सीपीटी एग्जाम में भी और जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है वहां पर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के प्रश्न दिए रहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारे मटेरियल आप याद कर लेना, इनके सारे एग्जाम्पल्स आप देख लेना। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीकरण की प्रेरण विधि का प्रयोग वाणिज्यिक रूप से यानी कि बहुत वाइड एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेरण विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? तो घुमावों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रेरण का मान भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है? तो जब दो प्लेटें रखी जाती है कैपेसिटर बनाते समय, तो उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, परावैद्युतिक पदार्थ रखा जाता है। उसका काम ये होता है कि एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट में ना पहुंचे, मतलब इन दोनों के बीच में कंडक्टेंस ना हो, चालकता ना हो कि एक प्लेट से करंट फ्लो होकर दूसरी प्लेट में जा रहा हो। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। तो प्लेटों के बीच में किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। ये उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकना। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? देखो, संधारित्र में धारिता का मान C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D। तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी परमिटिविटी पर, एरिया पर और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पर। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पे बिल्कुल निर्भर करता है, प्लेटों के आकार पर नहीं निर्भर करता है। आकार से कोई लेना देना नहीं संधारित्र के मान का, धारिता का मान का। प्लेटों के पदार्थ, इससे भी कोई लेना देना नहीं धारिता के मान का। और प्लेटों की मोटाई, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल से ही धारिता के मान प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D, यहाँ पर A हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेट। तो प्लेट के क्षेत्रफल पे ये निर्भर करता है। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, D यहाँ पर दो प्लेटों के बीच की दूरी है, इन दोनों पे इसका मान मुख्यतः निर्भर करता है। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है अपना, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो आरएफ युग्मन सर्किट में टेंटलम प्रकार के मोनोलिथिक प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। टेंटलम वाले का प्रयोग तो हमने देखा था अंतरिक्ष में, जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये आरएफ युग्मन सर्किट में हम लोग मोनोलिथिक प्रकार का संधारित्र प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। किसी प्रकार का कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, अगर आप स्पेशल कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।